नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 27 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 दिसंबर की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे। कब? 11 दिसंबर को। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 26 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में 8 से 22 जनवरी 2022 तक आयोजित स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का उद्देश्य कितने आयु वर्ग के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार लाना है दोस्तों। तो ये 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। जैसे दोस्तों स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का उद्देश्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है हमारे देश की? तो ये है रेखा शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे देश के? प्रियांक कानूनगो है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन होगी? रेखा शर्मा। हमारे मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये है शोभा ओझा। ठीक है, श्रीमती शोभा ओझा है हमारे मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष। और दोस्तों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री तथा किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल और हमारे मध्य प्रदेश के नवीकरण ऊर्जा मंत्री है हरदीप सिंह डंग जी। तो इनके द्वारा युवा खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों ये है हरदा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ठीक है, ये कब बना था दोस्तों? इसका गठन हुआ था 1998 में। किस जिले से अलग होकर बना था? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। निम्न में से किस जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, भोपाल और इंदौर जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर 2 शहरों का बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं? भोपाल है और इंदौर है। दोस्तों अभी तक हमारे देश के 6 शहरों में जो सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स है ये बनाया गया था। कौन कौन से? गंगटोक, कोच्चि, देहरादून, पुणे, फरीदाबाद और रायपुर में। दुनिया का पहला सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स किस देश में बनाया गया था दोस्तों? तो ये सिंगापुर में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पारित हो गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में ग्रुप बी के राज्यों में मध्य प्रदेश ने कौन से स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान पर राजस्थान रहा है जो कि हमारे मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। तृतीय स्थान पर दोस्तों छत्तीसगढ़ रहा है जो कि हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 2000 को हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। और चतुर्थ स्थान पर रहा है झारखंड। और झारखंड भी दोस्तों जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था 2000 के पहले हमारे मध्य प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता था। ठीक है, तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर मनाए जाने वाले सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, इसी दिन दोस्तों सुशासन दिवस भी मनाया जाता है ना। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इसे जारी किया, जिसमें ग्रुप बी के राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश को 4887 नंबर मिले हैं और राजस्थान को 4884 नंबर मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ 4862 नंबर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है,
तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ग्रुप बी में झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इंडेक्स देख सकते हो। यहाँ पर पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर झारखंड है, पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश है और छठवें स्थान पर बिहार है, सातवें स्थान पर उड़ीसा है और आठवें स्थान पर वेस्ट बंगाल है। और दोस्तों वेस्ट बंगाल को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 4519 अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ठीक है, और देखिए दोस्तों नीमच में 100 करोड़ रुपए का बायोटेक्नोलॉजी प्लांट विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो कहां पर? नीमच में 100 करोड़ रुपए की लागत से बायोटेक्नोलॉजी प्लांट विकसित किया जाएगा और इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 6 नए फ्रूट वेजिटेबल क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर इंदौर के बेटमा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इंदौर के बेटमा में बनेगा दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीमच जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत का बायोटेक्नोलॉजी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा और नीमच जिले में 2 साल में कम से कम 20,000 लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और नीमच में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से नवीन मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 90वें विज्ञान मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये कौन सा विज्ञान मेला है? तो ये 9वां विज्ञान मेला है। पहला विज्ञान मेला कब आयोजित किया गया था? 2013 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 9वां विज्ञान मेला है दोस्तों, ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इसके मंत्री कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश सकलेचा है और ओम प्रकाश सकलेचा जी के पास एमएसएमई विभाग भी है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भी है ओम प्रकाश सकलेचा जी। तो इस विज्ञान मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो 7 जनवरी को किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। और सबसे पहले हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 31 जनवरी 2018 में न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की गई थी। खेलो इंडिया का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था दोस्तों और तीसरा असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और जो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण है ये कहां पर होना था दोस्तों? हरियाणा के पंचकुला में होना था, लेकिन अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। तो ये चौथा संस्करण हो सकता है कि 2022 में होगा। और 2022-23 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण होगा? 5वां संस्करण होगा। तो याद रखिए कि पहला संस्करण न्यू दिल्ली में, दूसरा संस्करण पुणे में, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में, चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में और 5वां संस्करण हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर। तो देखिए खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और वो 4 खेल कौन कौन से दोस्तों? एक तो गतका है, एक कलारी पयट्टू है और एक थांगता है और एक मलखंब है। और दोस्तों मलखंब हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंब को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कम शामिल किया गया था? चौथे संस्करण में शामिल किया गया था, जो कि हरियाणा के पंचकुला में होना है। तो मलखंब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? 2013 में घोषित किया गया था। मलखंब एकेडमी कहां पर है? तो ये उज्जैन में है। और देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मलखंब के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ये केरल से हुई है। मलखंब का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है। गतका पंजाब से निकला खेल है और यह निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। और दोस्तों थांगता एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2019 का संस्करण कौन सा था दोस्तों? तो ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, और इसमें खेलों की संख्या कितनी थी? तो 19 थी, याद रखिएगा। और 2020 का कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था असम के गुवाहाटी में। और इसमें खेलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 21 थी।
ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। और जो चौथा संस्करण होना है, इसमें खेलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? होगी, ठीक है। और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला में। पांचवा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भोपाल शहर में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और साथ ही खेलो इंडिया योजना के प्रथम चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा में 0.42 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना में 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं उपकरण पर लगभग 176 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और यह कार्य दोस्तों 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के आयोजन शामिल है। और द्वितीय चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा भोपाल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तथा तृतीय चरण में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में और कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं? तो 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण के लिए 1877 करोड़ के से अधिक पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है। डायल 100 सेवा के द्वितीय चरण 2021 से 2027 के लिए FRV वाहनों की परियोजना हेतु 1084 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा तानसेन अलंकर समारोह और कालिदास समारोह की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है दोस्तों? तो 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है, राशि कितने रुपए दोस्तों? 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो इसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। और जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की राशि है, ये भी 2 लाख रुपए है, इसको बढ़ाकर भी 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1980 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि अभी तक 2 लाख रुपए दी जाती है और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों 2019 का तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये विद्याधर व्यास को सम्मानित किया गया था, ठीक है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? विद्याधर व्यास को सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2020 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है, तो इससे किसे सम्मानित किया गया था? पंडित सतीश व्यास को। तो याद रखिएगा 2019 का तानसेन सम्मान विद्याधर व्यास और 2020 का तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास। और दोस्तों अब बात करें हम कालिदास सम्मान की, तो दोस्तों राष्ट्रीय कालिदास सम्मान ये भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसमें अभी तक पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है, इसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, ठीक है। और 21 हम शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की बात करें तो 2019 का पंडित अभय नारायण मलिक को दिया गया है, ये नोएडा से है। और शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 का पंडित भजन सुपोरी को दिया गया है, ये न्यू दिल्ली से है, ठीक है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? सुनैना हजारीलाल को। और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 2020 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, ये शांता वीपी धनंजय को सम्मानित किया है और ये चेन्नई से है। अब रूपंकर कलाई की बात करें, रूपंकर कलाई के क्षेत्र में 2019 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, ये किसे दिया गया है? परमजीत सिंह को, ये न्यू दिल्ली से है। और 2020 का ध्रुव मिस्त्री को दिया गया है, ये बड़ौदा से है, ठीक है। रंगकर्म के क्षेत्र में बात करें, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019 से डॉक्टर अनिल रस्तोगी को सम्मानित किया गया है, ये लखनऊ से है। और रंगकर्म 2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? वामन केंद्रे को दिया गया है, ये मुंबई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्वालियर में 97वें तानसेन समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने राष्ट्रीय तानसेन अलंकर और कालिदास सम्मान की राशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। जो तानसेन समारोह की शताब्दी समारोह कब मनाया जाएगा? तो ये वर्ष 2024 में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में घोषणा की है कि तानसेन समारोह की तर्ज पर संगीत सम्राट तानसेन के समकालीन महान संगीतज्ञ बैजू बावरा की स्मृति में बैजू बावरा समारोह का आयोजन भी शुरू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बैजू बावरा समारोह का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य अतिथियों ने पंडित रविशंकर पर केंद्रित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। तानसेन समारोह के शताब्दी दशक के विशेष आकर्षण में पंडित रविशंकर सहित अन्य दिग्गज संगीतज्ञों पर केंद्रित यह पुस्तक ग्वालियर के
श्री दिनेश पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो ये काकनाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, काकनाम। सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ठीक है। और सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और दोस्तों सांची ऐतिहासिक, पुरातात्विक और एक धार्मिक स्थल है। सांची के अभिलेख में किस सम्राट की जानकारी मिलती है दोस्तों, तो विक्रमादित्य की मिलती है, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का जो प्रदक्षिण पथ है ये शुंग शासक ने बनाया था। सांची में दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर के यज्ञावेश है, पाषाण द्वारा निर्मित करोश है और यहाँ सतधारा स्तूप भी है। तो सांची को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है, 1989 में इसको द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्लेस है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो खजुराहो के मंदिर है, और दोस्तों खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, 1986 में शामिल किया गया था। 1989 में दोस्तों सांची स्तूप को, और 2003 में दोस्तों भीमबेटका को, ठीक है। और भीमबेटका भी किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन ये है, ठीक है। तो अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था भीमबेटका का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ये VN वाकनकर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो वाकनकर जी के द्वारा करवाया गया था भीमबेटका का उत्खनन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी, 1980 से, 1984 से, 1988 से, 1994 से। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।